नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधर क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया जो कि बीए थर्ड ईयर में पॉलिटिकल साइंस का एक पार्ट है, इसे कंटिन्यू करते हुए आज फिर हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं और आपको जानकर खुशी होगी कि ये यूनिट थर्ड का लास्ट टॉपिक है। कल से हम यूनिट 4 को स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कृषि राजनीति पर। जी हाँ दोस्तों, एग्रेरियन पॉलिटिक्स पर आज हम पूरे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि इस कृषि राजनीति का क्या महत्व हो सकता है भारतीय राज्यों की राजनीति में, या कहें कि इनकी क्या विशेषता है या क्या प्रमुख इनके सामने चुनौतियां हैं। तो विभिन्न प्रकार के जितने भी मुद्दे कृषि राजनीति के अंतर्गत हो सकते हैं, उन सब पर वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे पूरे विस्तार से, फुल डिटेल के साथ में। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं, देखिए अगर कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं तो आपको याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है। डिस्क्रिप्शन में इसकी नोट्स अवेलेबल है जहां से आपको रिविजन लगाना है। और इसके अलावा नए स्टूडेंट हैं तो मैं आपको बता दूं, प्लेलिस्ट को एक बार आप जरूर विजिट कीजिएगा। इसी प्लेटफॉर्म की प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करना। वहां पर आपको जो है दोस्तों नंबर ऑफ लिस्ट या नंबर ऑफ सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के कंप्लीट ये आप लंबी लिस्ट देख पा रहे हैं। ये सारे सब्जेक्ट हम इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ में इसके नोट्स भी आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। प्रत्येक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस लेक्चर की लिंक, नोट्स की लिंक दे दी जाती है, जिसे आप आसानी से देख करके और उसका रिवीजन लगा करके अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। ये आपका सिलेबस है, आप सभी अच्छे से जानते हैं कि हम टॉपिक वाइज टॉपिक, चैप्टर वाइज चैप्टर आपके सभी क्लासेस लेते हैं, डिटेल में लेते हैं। थर्ड यूनिट का आज ये लास्ट टॉपिक होने जा रहा है कृषि राजनीति, और कल से हम जो है 4 यूनिट स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है ना। चलिए तो शुरू करते हैं अपना आज का सेशन में सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट पर बात करेंगे, अर्थात कि इस पूरे सेशन में, पूरे टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चूंकि दोस्तों हमें विशेष रूप से 4 बिंदु पर फोकस करते हुए आज का टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन पर बात करेंगे, परिचय पर बात करेंगे कि कृषि राजनीति एक्चुअल में क्या होती है। इसकी परिचय, इंट्रोडक्शन, एक इसके सामान्य तथ्यों पर हम इसके इंट्रोडक्शन में बात करेंगे। इसके बाद में हम दूसरे बिंदु में, अर्थात दूसरे पॉइंट में बात करेंगे राज्य की राजनीति में कृषि राजनीति का क्या महत्व है। तो इसके महत्व की चर्चा करेंगे, कृषि राजनीति के महत्व की। तो महत्व कहां पर, राज्य की राजनीति में। चूंकि हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट का नाम ही है राज्य की राजनीति, ठीक है ना। तो राज्य की राजनीति में कृषि राजनीति का क्या महत्व है। तीसरे पॉइंट में हम बात करेंगे विभिन्न समस्याओं की। तो भारत में कृषि राजनीति की विभिन्न नीतियां, माफ कीजिएगा, पहले हम नीतियों की बात करेंगे और चौथे पॉइंट में हम कृषि की समस्याओं की चर्चा करेंगे। तो इन 4 पॉइंटों के माध्यम से आपका ये टॉपिक पूरी तरह से कवर हो जाएगा। बात समझ आ रही ना। तो आइए एक एक करके इन सभी टॉपिकों पर हम चर्चा करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम परिचय की बात करेंगे। दोस्तों, मेरे सभी सेशनों में मैं थ्योरेटिकल पार्ट और व्यवहारिक दोनों ही पार्टों को पूरी सहजता के साथ में आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं, ताकि थ्योरेटिकल पार्ट इसलिए कि एग्जाम के लिए आपको एक अच्छा कंटेंट मिल जाए, ताकि आप बाद में रिवीजन लगा सके। और व्यवहारिक पक्ष इसका इसलिए होता है, मतलब व्यवहारिक रूप से मैं आपको इसलिए समझाता हूं ताकि जो टॉपिक आप थ्योरेटिकल रूप में पढ़ रहे हैं वो आपके मस्तिष्क में पूरी तरह से प्रवेश कर जाए और आपके लिए टॉपिक पूरी तरह से आसान हो जाए, आपके साथ व्यवहारिक हो जाए, ताकि उस टॉपिक पर आपको बार बार उसको रटने की आवश्यकता ना पड़े, उसका बार बार रिवीजन लगाने की आपको जरूरत ना पड़े। क्लियर है ना। तो आइए थ्योरेटिकली रूप से हम इसको पढ़ते हुए इसके व्यवहारिक पक्ष पर चर्चा करते हुए टॉपिक को जल्दी कवर करने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, कृषि राजनीति को हम एक शब्द में अगर कहें तो उसको हम कृषिवाद कह सकते हैं। क्लियर है, कृषिवाद कह सकते हैं। तो जिस कृषिवाद की हम बात कर रहे हैं यह सामाजिक और राजनीतिक दर्शन है। क्या है दोस्तों, सामाजिक और राजनीतिक दर्शन। जी हाँ, कृषिवाद को आप दर्शन शास्त्र के अंतर्गत पूरे विस्तार से पढ़ सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो कृषिवाद दर्शन शास्त्र का एक प्रमुख विषय हो सकता है, ये प्रमुख विषय है, एक्चुअल में हो नहीं सकता बल्कि है। तो इसीलिए यह सामाजिक और राजनीतिक दर्शन इसे कहा गया है कृषिवाद को। यह जो जीवन निर्वाह कृषि, पारिवारिक खेती या व्यापक संपत्ति स्वामित्व और राजनीतिक विकेंद्रीकरण, इन सभी को बढ़ावा देने का काम करता है। फिर से सुनिए,
कृषिवाद जो है, कृषिवाद एक सामाजिक और राजनीतिक दर्शन होते हुए यह निर्वाह कृषि किसको कहते हैं दोस्तों? जो किसान अपने जीवन निर्वाह के लिए खेती करता हो उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। दूसरा, पारिवारिक खेती जो पूरे परिवार के सदस्यों के द्वारा मिलकर के जो और परंपरागत रूप से जो खेती करता है उसे पारिवारिक खेती कहेंगे। व्यापक संपत्ति स्वामित्व, जिस पर वो खेती करता है वह उस जमीन पर उसका स्वामित्व, और साथ में राजनीतिक विकेंद्रीकरण मतलब क्या हुआ कि उनको विशेष अधिकार और स्वतंत्रताएं भी मिलती हो। किसको? कृषक को। तो ये सभी जो है, इन सभी को बढ़ावा देने का काम कौन करता है? कृषिवाद करता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कृषिवाद के जो अनुयायी है, अर्थात ये कि कृषिवाद का जो विद्वान समर्थन करते हैं, उनका मानना है कि शहरी आधुनिकता पर स्थानीय समुदाय की परंपरा अधिक महत्वपूर्ण होती है। शहरी आधुनिकता मतलब शहरों की अपेक्षा स्थानीय जो समुदाय होते हैं, अर्थात कि जो ग्रामीण समुदाय होते हैं, उनका ज्यादा महत्व होता है। कृषि राजनीतिक दल कौन से होंगे ये भी आप समझते हैं भाई। कृषि राजनीतिक दल ऐसे राजनीतिक दल जो कृषि को ही सपोर्ट करते हैं, किसानों को सपोर्ट करने के लिए ही बनाए जाते हैं और उन्हीं की नीतियों को लागू करने का प्रयास करते हैं वो लोग, उनको हम कृषि राजनीतिक दल कहेंगे। क्षेत्रीय दल भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो कभी ये जो कृषि राजनीतिक दल होते हैं, ये कभी कभी समाज में क्या करते हैं, धनी लोगों के विरुद्ध छोटे छोटे किसानों और गरीब किसानों के अधिकारों का समर्थन करने का लक्ष्य रखते हैं, ठीक है ना। तो जो कृषि राजनीतिक दल आते हैं, ये क्या करते हैं, धनी लोगों को सपोर्ट नहीं करते, बल्कि ये छोटे छोटे किसानों गरीब लोगों को सपोर्ट करने के लिए ये दल बनाए जाते हैं और उनको ही लक्ष्य करते हैं। क्लियर है? तो यहीं पर कुछ विद्वानों का मानना है कि ग्रामीण समाज को शहरी समाज से बेहतर माना जाता है और स्वतंत्र किसान वेतनभोगी कर्मचारी से बेहतर है। क्या है? वेतनभोगी कर्मचारी से बेहतर है, अर्थात जो शहरों में नौकरी कर रहे हैं उनसे वो किसान बेहतर है। ये मानते हैं कुछ कृषिवाद को मानने या समर्थन करने वाले विद्वान, ठीक है, ये बेहतर मानते हैं। और खेती को जीवन के एक तरीके के रूप में देखना जो आदर्श सामाजिक मूल्यों को आकार दे सकता है, ठीक है ना। तो खेती सिर्फ एक व्यवसाय नहीं है, बल्कि जीवन का, या कहें कि ये जीवन का एक सामाजिक मूल्य है। क्या है? एक सामाजिक मूल्य है। यह शहरी जीवन की जटिलता के विपरीत एक सरल ग्रामीण जीवन की श्रेष्ठता पर जोर देता है। कौन? कृषिवाद। क्या करता है? शहरी जीवन पर नहीं, बल्कि सरल ग्रामीण जीवन की श्रेष्ठता अर्थात उसके महत्व पर जोर देता है। तो कुल मिलाकर इन सभी तथ्यों के माध्यम से हमें एक बात तो क्लियर समझ आती है कि जितने भी कृषिवाद के समर्थक विद्वान हैं, उन सबके द्वारा जो है शहरी जीवन को नहीं बल्कि ग्रामीण सरल जीवन को महत्व देना इनकी प्रथम प्राथमिकता रही है, ठीक है ना। और इसको एक उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो मिस्टर थॉमस साहब के द्वारा दिए गए कुछ सिद्धांत हैं जो कृषिवाद को परिभाषित करते हैं। उनमें से कुछ सिद्धांतों की कुछ लाइनें यहां पर है, जैसे खेती एकमात्र ऐसा व्यवसाय है जो संपूर्ण स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता प्रदान करता है। जी हां, कृषि ही एक ऐसा व्यवसाय है जो पूरी तरह से स्वतंत्र होता है और आत्मनिर्भर होता है, किसी पर निर्भर होने की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती। दूसरा बिंदु बोलता है शहरी जीवन पूंजीवाद और प्रौद्योगिकी स्वतंत्रता और सम्मान को नष्ट करते हैं। क्या कहा जा रहा है? शहरी जीवन जो है ये पूंजीवाद और प्रौद्योगिकी की जो स्वतंत्रता होती है इसको समाप्त करते हैं तथा बुराई और कमजोरी को बढ़ावा देते हैं। वहीं कृषि समुदाय अपने श्रम और सहयोग की संगति के साथ आदर्श समाज है और आदर्श समाज की स्थापना करते हैं। किसान की विश्व व्यवस्था में एक ठोस स्थिर स्थिति है। पूरी दुनिया में देख लीजिए किसानों का अत्यधिक महत्व आंका गया है और स्थिर है उनका महत्व, ठीक है। किसानों का महत्व किसी भी परिस्थिति में कम नहीं हो सकता। तो ये कुछ बिंदु थे आपको इस टॉपिक के परिचय के रूप में। कृषि राजनीति के परिचय के रूप में, इंट्रोडक्शन के रूप में इन कुछ तथ्यों को आप अगर 4-5 बार पढ़ेंगे तो संभवतः आपको ये पूरी तरह से याद हो जाएंगे। पढ़ना है क्या, एक बार अगर आपने अभी ध्यान से समझा है ना, तो अब इसको सिर्फ एक बार रिवीजन लगाइए। उसके बाद में एग्जाम जब आने वाले हो तो 2-3 बार इसको और पढ़ लेंगे, पूरी तरह से टॉपिक क्लियर हो जाएगा। चलिए अगले बिंदु की ओर मूव करते हैं। अगला बिंदु है आपका इसका महत्व। किसका? कृषि राजनीति का महत्व।
जी हाँ, कृषि राजनीति का महत्व क्या है? तो कृषि राजनीति के महत्व की अगर हम बात करें तो यार देखिए, ये तो आप क्या पूरी दुनिया समझती है कि कृषि का महत्व क्या है? इस पूरी दुनिया के लिए कृषि का क्या महत्व है? अगर कृषि नहीं होगी तो संभवतः कोई भी ह्यूमन बींग्स जो है आगे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये आप सभी भली बातें समझते हैं। तो जब कृषि का महत्व है तो कृषि राजनीति का महत्व क्यों नहीं होगा? क्योंकि राजनीति ने किसी भी पक्ष को नहीं बख्शा है। राजनीति आपके समाज के प्रत्येक पहलू में समाहित है, तो कृषि में समाहित क्यों नहीं होगी? एग्जैक्टली होगी। ठीक है, तो कृषि राजनीति का क्या महत्व है? तो महत्व किस में? चूंकि हम राज्य की राजनीति वाला विषय पढ़ रहे हैं तो हम राज्य की राजनीति में ही बात करेंगे। राज्य की राजनीति में कृषि राजनीति का क्या महत्व हो सकता है? तो दोस्तों, कृषि राजनीति अपने बहुमुखी महत्व के कारण भारतीय राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जी हां, कृषि राजनीति राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। भारतीय राज्य की राजनीति के संदर्भ में कृषि राजनीति क्यों महत्वपूर्ण है, इसके लिए कुछ विशेष उपाय, कुछ कारण दिए गए हैं, उसकी कुछ प्रकृति भी दी गई है। मतलब जो बिंदु में आपको बताने वाला हूं, इसकी प्रकृति भी हो सकते हैं, महत्व भी हो सकते हैं और इनके महत्वपूर्ण होने के कारण भी हो सकते हैं। तो इनको मैं सिर्फ शॉर्ट में समझा रहा हूं, ठीक है ना। इनको थोड़ा सा आप जो है डिटेल में अगर डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो हो सकता है आपकी पुस्तक में आपको ये डिटेल में मिल जाएंगे। 5 बिंदु मैं यहां पर डिस्कस करूंगा, ये 5 बिंदु आपकी पुस्तक में डिटेल में मिल जाएंगे। ना मिले परेशान मत होइएगा, एक एक बार गूगल मार लीजिएगा, अपने आप हो जाएगा। वैसे तो समझने में ही आप समझ जाओगे। देखिए, बहुत इजी पॉइंट है। सबसे पहले है आर्थिक रीढ़। क्या कहा जा रहा है? आर्थिक रीढ़, इकोनॉमिक बैकबोन इसको क्यों कहा जाता है? आर्थिक रीढ़ क्यों कहा जाता है? तो समझिए जरा। जो कृषि होती है, जो कृषि व्यवस्था है, क्योंकि देखिए भारत जो है कृषि प्रधान देश है, क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है ना कृषि से विशेष रूप से प्रभावित होती है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा जो है ना जो है हमें कृषि से ही प्रदान होता है, अर्थात कि हमारी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा कृषि से प्रदान होता है। तो हम कह सकते हैं कि भारत में जो एक बड़ा समुदाय है कृषकों का या ग्रामीणों का, और उन बड़े समुदाय को रोजगार देने का काम कौन करता है? कृषि करती है। इसीलिए हम कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानते हैं, बैकबोन मानते हैं। उसी प्रकार से खाद्य सुरक्षा, तो सिर्फ भारत के ही परिप्रेक्ष्य में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में भी यदि आप देखोगे तो खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी के मामले में कृषि के अलावा और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो खाद्य सुरक्षा की गारंटी आपको दे सके। तो खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है ना, खाद्य सुरक्षा, खाद्य का आवंटन, खाद्य का वितरण और खाद्य का मूल्य निर्धारण, ये 3 विषय ऐसे हैं जिस पर सरकार को अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है यदि हम खाद्य सुरक्षा की गारंटी चाहते हैं तो भविष्य में भी। अन्यथा धीरे धीरे खाद्य सुरक्षा का जो जाल था वो धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है, वो सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही। क्योंकि किसानों की स्थिति खराब होने से, आर्थिक स्थिति खराब होने से अधिकतम लोगों अब क्या किसान क्या करते हैं? शहरों की ओर मूव कर रहे हैं, शहरों की ओर जा रहे हैं, जिससे कृषि पर पहले कृषि पर चूंकि अनावश्यक दबाव भी है ना, तो कई कारणों से कृषि आज नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रही है। तो उस नकारात्मकता को, या कहें कि उस नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलने के लिए, कृषि पर जो नकारात्मक प्रभाव है उसको समाप्त करने के लिए सरकार को उचित कदम उठाने की आवश्यकता है। उसी प्रकार से ग्रामीण विकास के मामले में भी कृषि का अत्यधिक महत्व है। ग्रामीण विकास के मामले में भी कैसे? क्योंकि ग्रामीण विकास जो है, ग्रामीण विकास कृषि पर पूरी तरह से कह सकते हैं कि पूरी तरह से अडिग है, पूरी तरह से टिका हुआ है। ग्रामीण विकास में भी जो है, ग्रामीण विकास के मामले में देखिए कई पहलू आ सकते हैं। यदि सरकार, राज्य सरकार या क्षेत्रीय सरकार को इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास संभव हो सके। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किस पर निर्भर होता है दोस्तों? कृषि विकास पर निर्भर होता है। तो कृषि के विकास पर जितना ध्यान या उन कृषि विकास से संबंधित जितनी नीतियां सरकार लेकर के आएगी, उन नीतियों के माध्यम से सिर्फ कृषि का ही विकास नहीं बल्कि उन कृषि क्षेत्रों का या ग्रामीण क्षेत्रों का भी विकास संभव हो पाएगा। उसी प्रकार से अगला बिंदु है रोजगार सृजन। रोजगार सृजन, तो ये तो आप भली बातें समझते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा हमें कृषि से प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि भारत एक आज भी कृषि प्रधान राष्ट्र है। तो एक बड़ा हिस्सा, जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा हमें कृषि से प्राप्त होता है। तो यदि हम यहां प्रयास करें
सरकार के द्वारा यदि प्रयास किए जाए तो कृषि के क्षेत्र में हम रोजगार को और अधिक बढ़ा सकते हैं। आज भी भारत की एक जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा जो है कृषि क्षेत्र में लगा हुआ है, कृषि से ही वह अपनी रोजगार प्राप्त करता है। लेकिन यदि सरकार का सहयोग इन किसानों को मिल जाए तो इस रोजगार के स्तर को इसी क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में ही और अधिक स्तर पर बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि कृषि में विभिन्न संसाधन लगते हैं तो उन संसाधनों की आपूर्ति के क्षेत्र में हम रोजगार प्रदान कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा कृषि को लेकर, कृषि में विभिन्न प्रकार के खाद्य बीजों की आवश्यकता होती है, उनके निर्माण से लेकर के वितरण तक की ये सारी सुविधाओं के अंतर्गत जो है हम विशेष एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हैं। क्लियर है। इसी प्रकार से अंतिम है पांचवा राजनीतिक प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव तो जैसा मैंने अभी बताया आपको, कृषि प्रधान राष्ट्र होने के कारण, अर्थात कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम जनसंख्या के द्वारा कृषि कार्य किया जाता है। तो उन कृषि कार्य करने वाले क्षेत्रों में या कहें कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण लोग हैं, जो किसान लोग हैं, उनका एक बड़ा हिस्सा वोट बैंक अपने पास रखता है। वोट मतदान का एक बड़ा हिस्सा है, ठीक है ना। तो इसीलिए राजनीतिक पार्टियां किसानों के उन वोटों को सुरक्षित रखने के लिए क्या करती है, किसानों से संबंधित नीतियां लागू करती है और नीतियां बनाने के वादे करती है। तो कई सारे राजनीतिक दल तो ऐसे हैं जो सिर्फ किसानों को टारगेट करते हैं ताकि किसानों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देना, है ना। तो इनसे क्या होगा, इनके माध्यम से किसान जो वोट है वो इन राजनीतिक पार्टियों को मिलते हैं। और आज भी राजनीतिक पार्टियां इन किसानों के वोट बैंक के माध्यम से अपने सरकार में या कहें कि संसद में अपनी सीटें सुनिश्चित करती हैं, स्थान सुनिश्चित कर लेती है। क्लियर है। तो विशेष रूप से ये राजनीति को प्रभावित करते हैं कौन, किसान। क्लियर है। तो इन 5 बिंदुओं के माध्यम से आप कृषि राजनीति का महत्व पूरी तरह से स्पष्ट कर सकते हैं डिटेल में। और अगर मान ले बाद में अगर आप भूल जाते हैं तो लेक्चर को एक बार और देख लीजिएगा, इसी वाले पॉइंट को मात्र। और अगर नहीं देखना चाहते लेक्चर को, इट्स ओके, थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा, 5 बिंदुओं को अलग अलग तरीके, सिर्फ एक बार पढ़ोगे ना उसमें ही आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। इतना कुछ सुनने के बाद तो 100% क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए तीसरे बिंदु की ओर बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं भारत में कृषि राजनीति की नीतियां। मतलब ये कि सरकार के द्वारा इन कृषि क्षेत्रों को सपोर्ट करने के लिए, जैसा मैंने अभी क्या बताया आपको कि प्रत्येक राजनीतिक पार्टी से ही सरकार बनती है, तो वो प्रत्येक राजनीतिक पार्टी किसानों के वोट को, मतदान को या वोट को सुरक्षित रखने के लिए या अपने पक्ष में लाने के लिए किसानों से संबंधित विभिन्न योजनाएं प्रस्तुत करती है। उन्हीं योजनाओं के अंतर्गत क्या होता है, देखिए जब वो सरकार बनाती है वो राजनीतिक पार्टियां, तो किसानों के संबंधित नीतियां लेकर आती है। उन्हीं नीतियों पर हम यह बात करने वाले थे। तो भारत में कृषि नीतियों में कृषि क्षेत्र को समर्थन देना और उनका विकास करना, किसानों की चिंताओं को दूर करना और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना, इन सब के लिए उपाय और पहलों की एक बड़ी श्रृंखला आज उपलब्ध है। ये नीतियां केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों के द्वारा बनाई जाती है और कार्यान्वित भी की जाती है। कौन कौन सी नीतियां भैया, तो सबसे पहले किसानों से संबंधित सबसे बड़ी नीति की हम बात करते हैं जो है एमएसपी। क्या है एमएसपी, मिनिमम ठीक है ना, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है ना। तो इस पर हम चर्चा करते हैं, ये क्या है, ये नीति क्या होती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, एमएसपी क्या है। तो एमएसपी अगर हम सामान्य शब्द के लगभग आप भी जो है मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, तो जो भी स्टूडेंट ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता है वो एमएसपी के बारे में 100% जानता है। लेकिन फिर भी अगर इसकी बात करें तो एमएसपी एक ऐसी सपोर्ट प्राइस है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो किसानों की फसलों को एक निश्चित मूल्य देने का वादा करती है। ये निश्चित मूल्य क्यों, ताकि किसान जो है अपनी फसलों को लेकर के बाजार के उतार चढ़ाव के चपेट में ना फंसे या उसकी चपेट में ना आए। क्या होता है ना कि किसानों की जैसे ही फसल आती है वैसे ही उस फसल के मूल्य बाजार में कम होने लग जाते हैं, ठीक है। तो इस मूल्य ह्रास से किसानों को बचाने के लिए ही सरकार के द्वारा एमएसपी को लागू किया गया। सरकार किसानों के लिए मूल्य स्तर प्रदान करने के लिए विभिन्न पहलों के लिए एमएसपी की घोषणा करती है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें अपनी उपज के लिए न्यूनतम मूल्य प्राप्त हो सके। इस नीति का उद्देश्य क्या है, किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव से बचाना और उनकी आय को सुरक्षित करना या सुरक्षा
सुनिश्चित करना, सुरक्षा प्रदान करवाना। ठीक है ना। तो एमएसपी सिंपल शब्दों में और कम शब्दों में हम ऐसे ही समझ सकते हैं। सिंपल सामान्य सी कहानी ये कि एमएसपी एक ऐसा सपोर्ट प्राइस है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जिसके माध्यम से किसान की फसल के मूल्य को न्यूनतम प्राइस सेट कर दे सरकार और उस प्राइस पर सरकार खुद खरीद ले किसान के उस अनाज को, ठीक है ना, फसल को, जिससे अगर यदि मार्केट में उसकी कीमत कम भी होगी ना, जैसे मान लेते हैं कि किसान ने एक गेहूं की पैदावार हुई, किसान के पास में गेहूं है, अब वो गेहूं अगर बाजार में बेचने जाता है तो हो सकता है कि उसको 20 रुपए प्रति किलो की रेट में बेचना पड़े, लेकिन जो कि पता है कि बहुत ही कम मूल्य है ये, लेकिन सरकार ने एक मूल्य निश्चित कर दिया कि 25 रुपए प्रति केजी के रेट में किसान जो है सरकार को ये बेच सकता है, चाहे बाजार में उसका कुछ भी रेट हो, तो किसान को उसी से इससे फायदा हो जाएगा, एक न्यूनतम सपोर्ट मूल्य उसको प्राप्त हो जाता है, जिससे किसान एक तरह से उसके मूल्य, उसकी फसल के मूल्य की सुरक्षा हो जाती है। ठीक है ना। अगली नीतियों की बात करें तो फसल और ऋण और फसल बीमा। ऋण और फसल बीमा किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न ऋण सुविधाएं और फसल बीमा योजनाएं लागू की जाती है ना। खासकर फसल की विफलता, मतलब जो फसल जो है किसी कारण से नष्ट हो जाती है या प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है, बाढ़ भूकंप के आ जाने से, है ना, कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं होती है, बिन मौसम बारिश हो जाती है, इन सब के कारण जो है जो फसल नष्ट हो जाती है तो सरकार उनके लिए फसल बीमा योजनाएं लागू करती है और ऋण की सुविधाएं भी जो है किसानों को विशेष रूप से दी जाती है। तो ये योजनाएं भी लाई जाती नीतियां हैं। सिंचाई और जल प्रबंधन की नीतियां, उन क्षेत्रों में जहां पर पानी की भारी कमी है तो उन क्षेत्रों के लिए सरकार के द्वारा कुछ ऐसी नीतियां चलाई जाती है जहां पर सिंचाई को बढ़ावा दिया जा सके, अधिकतम सिंचाई संसाधन जो है वहां पर उनको प्रदान किए जा सके। ठीक है ना। उसी प्रकार से भूमि सुधार, भाई लैंड रिफॉर्म भी तो आवश्यक है ना। भूमि सुधार का उद्देश्य क्या होता है? भूमि स्वामित्व, सबसे बड़ा जो उद्देश्य होता है वो भूमि स्वामित्व होता है। मतलब क्या होता है ना कि आज भी जो किसान है भारत में, कई किसान ऐसे हैं जो किराएदारी पर काम कर रहे हैं, बहुत छोटे किसान, कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास में बड़ी मात्रा में उनके पास भूमि है, और कुछ किसान ऐसे हैं जो छोटे छोटे किसान हैं, अर्थात कि उनके पास भूमि बहुत ही कम है, जो उनके गुजर बसर के लिए भी पर्याप्त नहीं है। और कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास भूमि ही नहीं है लेकिन वो किराए की भूमि पर काम करते हैं, खेती करते हैं। तो उनके बीच में इतना जो है ये इतनी असमानता ना रहे, उनके बीच में भूमि का पर्याप्त वितरण हो सके, इसी को कहते हैं भूमि सुधार। तो इसके लिए भी सरकार निरंतर प्रयास करती है। क्लियर है। चलिए अगला है सब्सिडी कार्यक्रम। तो सब्सिडी कार्यक्रम तो आप समझते ही हैं, किसानों को विशेष सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाती है ताकि वो जो है कम लागत पर अधिक फसल का उत्पादन करके अधिकतम लाभ प्राप्त कर सके। क्लियर है। इसके माध्यम से हमने मात्र 5 जो है नीतियों पर चर्चा की है। एग्जाम के दृष्टिकोण से मैं आपको उतने ही पॉइंट आपको प्रोवाइड करता हूं जितने आपको एग्जाम में आवश्यकता होती है। ठीक है ना। वैसे तो किताबों में पढ़ोगे तो 15-20 तक पॉइंट आपको मिल जाएंगे। बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी नीतियां सरकार के द्वारा लाए गए हैं किसानों के लिए। कितनी नीतियों को करोगे? तो आप जो है बीए का एग्जाम देने जा रहे हो ना, तो इतना पर्याप्त, जितना मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूं ना सफिशिएंट है उतना, उससे ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। अगला है भारत में कृषि राजनीति में कृषि राजनीति की समस्याएं, कृषि की समस्याएं। भाई कृषि की क्या क्या समस्याएं आज किसानों को फेस करनी पड़ रही है? तो भारत में राज्य की राजनीति में कृषि क्षेत्र और ग्रामीण समुदायों के सामने कृषि के संबंध में कई चुनौतियां हैं जिनका वो सामना निरंतर रूप से कर रहे हैं। ये समस्याएं किसानों की आजीविका और ग्रामीण आबादी पर एक महत्वपूर्ण और भयानक प्रभाव डालती है। कौन कौन सी समस्याएं हो सकती कृषि क्षेत्र की? तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो है ऋण का बोझ। किसान जो है मशीनरी खरीदने के लिए या कृषि के दूसरे खर्चों को पूरा करने के लिए भारी मात्रा में ऋण ले लेते हैं। क्योंकि उनको ऋण की आवश्यकता होती है सो ऋण ले लेते हैं, और ऋण भी जो है अधिकतम ब्याज पर ऋण ले लेते हैं। लेकिन फसल उम्मीद के अनुसार ना होने के कारण वो ऋणग्रस्तता में दब जाते हैं, ऋण के बोझ के तले दब जाते हैं, वो ऋण जो है चुका नहीं पाते। तो उस ब्याज की दरें भी हाई होती है। फसल की विफलता, फसल नष्ट हो जाती है तो कर्ज का बोझ बढ़ जाता है, जिससे एक बड़ा संकट पैदा हो सकता नहीं बल्कि हो रहा है कि किसान किसानी छोड़ करके, कृषि का कार्य छोड़ करके शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। ठीक है ना। क्यों? कृषि ऋण बोझ। तो ऋण के बोझ पर सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि किसान को कम से कम ब्याज पर ऋण प्राप्त हो सके।
ठीक है ना, जिससे वो अपनी कृषि की पैदावार सटीक रूप से कर पाए। और यदि किसी कारणवश से यदि उसकी फसल नष्ट हो जाती हो, कोई हानि पहुंचती हो, तो उस वक्त सरकार उसको पूरा सपोर्ट करे ताकि वो ऋण के बोझ के तरह ना दबे। इसके अलावा ऋण तक पहुंच का अभाव, ऋण तक पहुंच का अभाव मत का मतलब ये नहीं है कि किसानों को ऋण नहीं मिल पा रहा। अगर ऋण नहीं मिल पाता तो ऋण के बोझ के तले क्यों दब जाते। ऋण तक पहुंच का अभाव का मतलब ये हुआ कि कई छोटे छोटे ऐसे किसान होते हैं जो आसानी से एक औपचारिक ऋण जो होते हैं ना, जो कम ब्याज पर दिए जाते हैं, वहां तक पहुंच नहीं बना पाते और फिर मजबूर होकर के उन्हें कुछ साहूकारों से या ऊंची दरों पर, जो ऊंची ब्याज दरों पर उन्हें ऋण लेना पड़ता है। और फिर से कहानी क्या होगी, जब ऊंची ऋण दरों पर ब्याज पर ऋण लेंगे तो क्या होगा, वो फिर से ऋण के बोझ के तले फिर दब जाएंगे। ठीक है ना, जिससे क्या होता है, उनका जीवन उदासीन हो जाता है कृषि को लेकर के, जो कि एक पूरी दुनिया के लिए संकट का विषय हो सकता है। अगला बिंदु है फसल की विफलता। फसल की विफलता तो ये से तो पूरा दुनिया जूझ रही है और भारत के किसान तो विशेष रूप से जूझ रहे हैं। भाई कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, ये सब ठीक ठाक रहता है तो कीटों का संक्रमण हो जाता है, या बेमौसम बारिश हो जाती है। जब फसल पकने वाली होती है, कटने वाली होती है, उस समय बारिश हो जाती है, जिससे क्या होती है, वो फसल सब कुछ ठीक होने के बावजूद अंतिम रूप से फसल बर्बाद हो जाती है। तो इन सबके कारण जो है फसल नष्ट होने से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है और भारी संकट का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में सरकार का खड़ा होना बहुत आवश्यक है किसान की सहायता के लिए। इसके अलावा भूमि स्वामित्व और किराएदारी के मुद्दे, तो यहां पर भी कई प्रकार के विवाद निरंतर रूप से चलते रहते हैं। किस किस के बीच में, भूमि के स्वामी के बीच में और जो किराए पर खेती कर रहा है उन दोनों के बीच में। जबकि वास्तविक रूप तो ये होना चाहिए इसका कि जो खेती करता है जमीन उसी की होना चाहिए, है ना। तो ये कार्य कौन कर सकता है, सरकार कर सकती है, एक समान भूमि के समान वितरण के माध्यम से, ताकि किसी के पास में इतनी ज्यादा भूमि भी ना रहे कि कई सारे किसान जो है बिना भूमि के उनको गुजर बसर करना पड़े, या फिर उसके पास में किराएदारी पर कृषि करना पड़े। तो असमान भूमि वितरण और भूमि स्वामित्व पर विवाद जो है ये ग्रामीण समुदायों के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को प्रभावित करता है, नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। अंतिम बिंदु हो सकता है पानी की कमी। ये तो एक जो है वर्ल्ड वाइड मुद्दा है। पानी की कमी तो भारत कैसे अछूता रह सकता है, इससे संभव ही नहीं है। जल संसाधनों का असमान वितरण, अकुशल सिंचाई प्रणाली, पानी के लिए प्रतिस्पर्धा, पानी की कमी हो सकती है। भाई कहीं पर पानी अनावश्यक रूप से बह रहा है और कहीं पर सूखा पड़ा हुआ है ना। कहीं पर सिंचाई की अब जो व्यवस्थाएं हैं, संसाधन है, वो जरूरत से ज्यादा है और कहीं पर बिल्कुल ही नहीं है। पानी के लिए प्रतिस्पर्धाएं चल रही है, कट थ्रोट प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। तो ये सब क्या होगा, ये सब अगर इस प्रकार के असमान वितरण बने रहेंगे भूमि के और जल के, तो संभवतः भूमि और जल दोनों की ही कमी महसूस होगी। फसल की पैदावार और किसानों की आय इसी से प्रभावित होती है और वो नकारात्मक रूप से। एक समय ऐसा आता है जब इनकी आय धीरे धीरे जीरो पर पहुंच करके माइनस में जाने लग जाती है, और होता है किसानों के साथ ये, है ना। कभी कभी परिस्थिति ऐसी फंस जाती है कि लागत होती है 110% और आय होती है 100%। तो बताइए माइनस में गई उनकी आय, है ना। जैसे कि अगर कोई छोटा किसान है जिसकी लागत बनती है, मान लेते हैं 1 लाख रुपए, टोटल कृषि करने पर 1 लाख रुपए टोटल उसकी लागत रही किसी एक फसल को उगाने पर, और उसको जब फसल कंप्लीट होने के बाद कटाई होने के बाद में जब वो मार्केट में बेचने जाता है, तो हो सकता है वो फसल उसकी बिकती है 70,000, 80,000 या 90,000 रुपए में, है ना। तो इस तरह से कभी कभी वो माइनस में भी जाता है। वो क्यों जाता है, यही असमान वितरण ही उसके पीछे एक पर्याप्त कारण होता है। ठीक है ना। चलिए इसी के साथ में हमारा ये आज का टॉपिक होता है कंप्लीट। अगले टॉपिक में दोस्तों हम बात करेंगे दलीय राजनीति और गठबंधन सरकार की। दलीय राजनीति क्या होती है और गठबंधन सरकार क्या होती है, इनको भली भांति समझने का प्रयास करेंगे। यूनिट मैंने प्रारंभ में ही बोला था कि तीसरी यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट 4 में हम कल प्रवेश करने वाले हैं। कल से हम यूनिट 4 पर डिस्कस करना प्रारंभ कर देंगे, ठीक है ना। और कोई समस्या हो, कोई डाउट हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। किसी प्रकार की आपको सेशन में कमी लगती है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए, भले आप मेरे सब्सक्राइबर हो या ना हो, आप मेरे क्लासेस को लाइक करते हो ना करते हो, शेयर करते हो या ना करते हो, कोई मैटर नहीं करता। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई कमी महसूस होती हो सेशन के अंतर्गत,
डेटा प्रोवाइड करने में या एक्सप्लेन करने में या किसी भी प्रकार की कोई समस्या, कोई कमी आपको महसूस होती हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप मुझे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।